नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं गेम ऑफ डेथ का भाग संख्या 2 और एपिसोड संख्या 3। अब आगे। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि वहाँ किसी का कंकाल ही दबा पड़ा था, जो कि मौजूदा हालत में मधु कोठारी के अलावा और किसी का नहीं हो सकता था। विराट ने फोन पर वह सूचना एसीपी को दी, जिसके 2 मिनट बाद ही फॉरेंसिक टीम के कुछ साइंटिस्ट के साथ राजावत वहां आ खड़ा हुआ। खुदाई शुरू हो गई। सब उत्सुकता के साथ रिजल्ट की प्रतीक्षा करने लगे। वहां लाश ही दबी पड़ी थी, इसका पता तो फावड़े के 3-4 प्रहारों के बाद ही चल गया। अब तो बस ये साबित होना बाकी था कि वह लाश मधु कोठारी की थी या नहीं। 10 मिनट बाद एक अधजला मानव कंकाल दिखाई देने लगा। मृतक के जिस्म पर कई जगह मांस के लोथड़े अभी भी मौजूद थे और कई जगहों को देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी गिद्ध ने उसे नोच खाया हो। लाश को गड्ढे से निकालकर एक स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। ये मधु कोठारी की लाश है? एसीपी ने पूछा। और किसकी हो सकती है सर? पता कैसे लगा इसके यहाँ दबे होने का? बहुत लंबी कहानी है सर, जिस पर आपको जरा भी यकीन नहीं आने वाला, इसलिए वापस लौटकर इत्मीनान के साथ सुनाऊंगा। डेड बॉडी को जांच के लिए लैब ले जाना होगा, टीम का इंचार्ज बोला। बेशक ले जाइए, मगर जाने से पहले कुछ बताकर जाइए ताकि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। मरने वाली कोई लड़की थी? उस बारे में हम पहले से जानते हैं। फिर कानों के इयररिंग्स भी तो साबित किए दे रहे हैं कि लाश किसी लड़की की ही है, एसीपी बोला। आगे मेरा ख्याल है कि जलाए जाने से पहले ही इसकी मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह खतरनाक ढंग से किया गया ऐसा हमला रहा हो सकता है जो कोई जानवर ही कर सकता है। उसने पंजा मार मार कर इसके शरीर का गोश्त नोच खाया था। आपका मतलब है कि किसी वहशी इंसान का कारनामा है? नहीं, जानवर का मतलब यहाँ जानवर ही है। ऐसा वाइल्ड एनिमल्स जिनके नाखून बहुत लंबे थे, पंजे शक्तिशाली थे, कहकर उसने अपना दायां हाथ उठाकर पंजों को अकड़ाया और झपटने वाले अंदाज में रावजावत की तरफ तानता हुआ बोला। ऐसे इस तरह से हमला किया गया लगता है। जहां भी पंजा मारा, मांस का एक बड़ा लोथड़ा शरीर से अलग कर दिया। घाव गर्दन, छाती और पेट पर किए गए, जिसमें से पेट वाला जख्म तो जल चुकने के बाद भी साफ नजर आ रहा है। यहाँ इतना भयानक जानवर कहाँ से आ गया? वह जानना आप लोगों का काम है। और कुछ? लड़की के गले में एक चैन है, जिसमें जड़ा हीरे का पेंडेंट बहुत कीमती मालूम पड़ता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, 4-5 लाख से कम का तो क्या होगा। ये बात भी जाहिर करती है कि हत्यारा कोई आम शख्स नहीं था। होता तो कम से कम चैन तो जरूर निकाल ले गया होता। जानवर का चैन में भला क्या इंटरेस्ट हो सकता है? एग्जैक्टली, लेकिन कोई जानवर अपने शिकार को आग के हवाले कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जान लेने वाला और जलाने वाला एक नहीं था, और जिन लोगों ने इसे जलाया था उनमें से कम 2 महिलाएं थी। अगर आग के हवाले करने वालों की संख्या बस 2 ही थी तो समझ लीजिए कि 2 महिलाओं ने लाश पर डीजल छिड़ककर आग लगा दी थी। इस दावे की कोई खास वजह? उस तरफ हमारा ध्यान विराट ने दिलाया है, इसलिए आप इन्हीं से पूछ लीजिएगा। हम वापस जाकर हवेली का काम खत्म करते हैं। वैसे वहाँ से कुछ खास मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि भीतर फैला खून भी किसी जानवर का ही लगता है। बाकी सही रिपोर्ट हम कल दोपहर तक आपको सौंप देंगे। डिटेल में जानने में वक्त लगेगा। इसकी पहचान का कोई जरिया? अगर गले की चैन और हाथ की अंगूठी से पहचानना मुमकिन हो सके तो करवा लीजिए, वरना तो डीएनए के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर कोई पहले से ही आपकी निगाहों में है, कोई ऐसा जो इसे जानता हो सकता है, तो जल चुका होने के बाद भी चेहरे में बहुत कुछ ऐसी बाकी रह गया है जिसके जरिए शिनाख्त मुमकिन हो सकती है। ये लड़की बीते शनिवार से लापता थी। मैं इसके बाप को यहीं बुलाए लेता हूँ। वह पहचान गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि डीएनए के मिलने में तो आपका डिपार्टमेंट 3-4 महीना लगा देता है। अभी तो ये काम साल भर में जाकर मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि 15 दिनों पहले हमने एक ऐसी ही ढांचे का डीएनए सैंपल अहमदाबाद भेजा था, जिसके लिए 8 महीने इंतजार करने को कहा गया था।
ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसे, कहकर एसीपी ने विराट की तरफ देखा। खबर करो भाई कोठारी को, मगर ये मत बताना कि उसे मधु की लाश देखने को बुलाया जा रहा है। उसे खातिर जमा करिए सर, ऐसा अंदेशा उसे पहले से है, इसलिए अलग से कोई शौक नहीं लगने वाला, कहकर उसने मोबाइल निकाला और कोठारी का नंबर डायल कर दिया। तिमारपुर गांव का मुखिया प्रवीण सिंह उस वक्त लॉकअप के भीतर घुटनों में सिर दिए बैठा था। गांव पहुंचे 6 पुलिस वालों ने उसे क्यों अपनी गिरफ्त में ले लिया या इस वक्त वह किस इलाके में था, इसका उसे आभास तक नहीं हो रहा था। गांव में उसका बहुत दबदबा था। वह अपनी गिरफ्तारी में अड़ंगा डालने की कोशिश करता तो उपद्रव मच जाता, मगर उसने तो ये सोचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया कि थानेदार के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए थोड़ी पूछताछ जो कि बेवजह ही साबित होनी थी करके आखिरकार तो उसे छोड़ ही दिया जाने वाला था। मगर थाने तो वह पहुंचा ही नहीं। वहां के तो एक कमरे से वाकिफ था वह, जबकि ये जगह उसे पूरी तरह अनजान दिखाई दे रही थी, इसलिए चिंता में बराबर पड़ गया। मगर घबराया हुआ जरा भी नहीं था, क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे हाल फिलहाल की ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही थी जिसमें उसने कानून तोड़ा हो। जरूर पुलिस किसी गलतफहमी का शिकार हो रही थी, वह खुद से बोला। फिर अगले ही पल उसका चित्त शांत होता चला गया था। 5 बजे के करीब उसे गिरफ्तार किया गया था और अब अंधेरा घिर चुका था, जिसका पता उसे हवालात के पिछले हिस्से में लगे राशनदान के जरिए बखूबी हुए जा रहा था। टाइम देखने का उसके पास जो जरिया था वह बस मोबाइल ही था, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। गिरफ्तार हुए कई घंटे बीत चुके थे, मगर अब तक उसे कोई पूछताछ नहीं की गई थी। असल में वही बात उसे परेशान किए दे रही थी। क्या माजरा था? धीरे धीरे उसका मन एक बार फिर विचलित होने लगा। अगले 10 मिनट और गुजरे तो जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई। गिरफ्तार करने वाला एएसआई महेश गुर्जर हवालात का दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। चलिए मुखिया जी, अब आपसे बात करने का वक्त आ गया है। वह तो तुम जी भर कर लो बेटा, मगर कम से कम इतना बता दो कि मैंने किया क्या है, क्यों तुमने मुझे गिरफ्तार करके यहाँ बंद कर रखा है। उसका जवाब इंस्पेक्टर साहब देंगे। चलिए तो सही। मुखिया उठ खड़ा हुआ। महेश उसे लेकर इंट्रोगेशन रूम में पहुंचा और एक कुर्सी पर बैठने का इशारा करके बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद एक लड़का चाय का गिलास और एक प्लेट में बिस्कुट उसके सामने रख गया। भूख उसे बराबर लग रही थी, इसलिए बिस्कुट और चाय फौरन हजम कर गया। फिर इंस्पेक्टर साहब के वहां पहुंचने का इंतजार करने लगा, मगर पहुंचा एक सिपाही, वह भी किसी कैदी को गर्दन से थामे हुए। आगे कैदी को फर्श पर गिराकर वह घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। फिर दनादन उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुखिया की तरफ उस वक्त सिपाही की पीठ थी, इसलिए वह बस उसके हाथों को ऊपर नीचे होता ही देख पा रहा था, मगर कैदी के मुंह से निकलने वाली चीखें बता रही थी कि वह जोरदार ढंग से किए जा रहा था। कुछ देर वह सिलसिला चल फिरा, फिर सिपाही ने उठकर एक जोर की लात कैदी को जमाई और सवाल किया, अब बता, अपना जुर्म कबूल करेगा या नहीं। मैंने कुछ नहीं किया साहब जी, दर्द से तड़पता कैदी बोला। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, चल उठकर कपड़े उतार अपने। कैदी ने उसकी बात नहीं सुनी, वह बस चिल्लाता रहा, तड़पता रहा और बेगुनाही की रट लगाता रहा। तब सिपाही ने आवाज लगाकर 2 अन्य सिपाही को वहां बुलाया और कैदी के हाथ और पांव बंधवा दिए। फिर एक शीशे में चिमटी डालकर बड़ा सा बिच्छू बाहर निकाला और कैदी की शर्ट के बटन खोलकर बिच्छू को उसके सीने पर रख दिया। प्रवीण सैनी ध्यान से वह क्रियाकलाप देखने लगा। अगले ही पल कैदी ने जोर जोर से तड़पना शुरू कर दिया, मगर सिपाही ने उसे यूं जकड़ रखा था कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इसे मेरे ऊपर से हटाओ साहब, मर जाऊंगा मैं। तुम मर जा साले, रिपोर्ट में लिख देंगे कि बिच्छू के डंक से तेरी जान चली गई। जो हवालात में कैसे घुस आया हमें क्या पता। मैं मरना नहीं चाहता साहब। वह लड़की भी कहाँ मरना चाहती थी बहनचोद, जिसके साथ तूने रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया था। तेरे जैसों को सांप से कटवाना चाहिए, लेकिन साहब ने मना कर दिया था, वरना इंतजाम तो मैं उसका भी कर सकता था। मुझे बचा लो साहब, अपना गुनाह कबूल कर लूंगा। अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो डॉक्टर के पास पहुंचा देंगे, वरना तो आज तेरी जिंदगी की आखिरी दिन होगी। मैं सब कबूल कर लूंगा। कैदी के मुंह से झाग निकलने लगा। बस मुझे मरने से बचा लो, बाद में मुकर तो नहीं जाओगे। नहीं साहब, जल्दी करो, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, पहले वाला सिपाही बोला। मैं साहब को बता देता हूँ कि अपना जुर्म कबूल करने को तैयार है। ठीक है।
कहकर बाकी सिपाही ने उसे उठाया और कमरे से बाहर निकल गए। तभी वहां इकलौते बचे रह गए सिपाही ने यूं चौंककर प्रवीण सिंह की तरफ देखा जैसे उसकी उपस्थिति का आभास ही न रहा हो। तू कौन है बे? प्रवीण सिंह। रेप करके आया है? पूछता हुआ सिपाही उसकी तरफ बढ़ा। नहीं, पता लग जाएगा, सब पता लगा लूंगा मैं। वैसे भी तेरे जैसे बुड्ढों से निपटने के लिए बहुत सारे पैतरे आते हैं मुझे। देखना, एक थप्पड़ खाए बिना ही तू अपना गुनाह कबूल कर लेगा। हो गई तुम्हारी बकवास। उसी वक्त जोशी के साथ वहां पहुंचता विराट राणा बोला, सॉरी सर, निकल ले यहाँ से। बस 2 मिनट दीजिए सर, मेरे पास ढेर सारी छिपकलियां हैं जिन्हें अभी इस पर छोड़ देता हूँ, फिर आपके पूछे बिना ही सब कुछ बता देगा। पहले मुझे ट्राई कर लेने दे, अब दफा हो यहाँ से। ठीक है जनाब, कहकर उसने एक चेतावनी भरी निगाह मुखिया पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। उसकी उन निगाहों से मुखिया को कितना भय महसूस हुआ भी या नहीं, वो जुदा बात थी, मगर हैरानी के भाव बराबर उसके चेहरे पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, जैसे वह कुछ सोच रहा हो या समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी विराट उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया।